हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 14 सितंबर 2025 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो प्रोडक्टिव लगता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को। Modi calls for harmony in ethnic strife on Manipur. PM stresses need for dialogue between Hill and Valley district during his first visit to the state since ethnic violence erupted in 2023. He inaugurates project worth 7,300 crore in the state of Manipur. तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने पहली बार इस स्टेट को विजिट किया जब से वायलेंस इरप्ट हुआ है। कब से हुआ? मई 2023 के बाद से ये पहला विजिट है और दोनों ही डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों को यहाँ पे कहा है कि पीस एंड प्रोस्पेरिटी बनाए रखें। माइटी पीपल्स जो कि डोमिनेट करते हैं इम्फाल वैली को और कुकी जो पीपल्स जो कि डोमिनेट करते हैं सराउंडिंग हिल्स को, उन दोनों ही कम्युनिटीज़ को यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आप लोग यहाँ पे हार्मनी बनाए रखें वाया डायलॉग। ओके, साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं, इन्होंने स्टेट में 7,300 करोड़ के आसपास का जो प्रोजेक्ट है उसको इनॉग्रेट किया है और जो इस वायलेंस से जितने लोग यहाँ पे डिस्प्लेस हुए हैं उनसे यहाँ पे इन्होंने बातचीत की। ऐसा कहा जाता है कि 60,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे डिस्प्लेस हो गए ड्यू टू दिस वायलेंस और इनके पास अभी घर नहीं है। ये अभी यहाँ पे रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। एंड पीपल स्टेइंग इन रिलीफ कैंप रिक्वेस्टेड PM नरेंद्र मोदी फॉर हेल्प। I told Prime Minister that we need jobs. Many people have committed suicide here. We cannot secure the future of our children, said one of the resident displaced by the ethnic class. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो स्टेटमेंट है आप सभी को पता होना चाहिए। इनके पास जॉब नहीं है, इनका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। दे आर लिविंग इन अ कैंप वेयर पीपल आर कमिटिंग सुसाइड। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके प्रॉब्लम्स हैं। ऑफकोर्स ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे आएंगे क्योंकि वायलेंस की वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज हो चुका है। होप आप सभी को यह आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। US आस्क्स G7 टू इम्पोज टैरिफ्स ऑन रशियन ऑयल बायर। तो जो भी रशिया से ऑयल परचेज करेगा उसके खिलाफ यहाँ पे टैरिफ इम्पोज करने की बात की गई है US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। इन्होंने यहाँ पे कहा है G7 को कि आप भी ऐसा कीजिए। ये तो ऐसा कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इन्होंने G7 को भी ऐसा कहा है करने को। क्यों? क्योंकि इनका कहना ये है, इनका मानना ये है कि जो कंट्री यहाँ पे रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है, रशिया को क्या मिल रहा है? फाइनेंशियल असिस्टेंट मिल रहा है और उसी से वो यूक्रेन वॉर लड़ रहा है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। आज संडे है तो आज आपको न्यूज़पेपर में एडिटोरियल का सेक्शन नहीं मिलेगा, ना ही ओपिनियन का सेक्शन मिलेगा, ना ही आपको टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट के पेजेस मिलेंगे। आज का जो न्यूज़पेपर है वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें साइंस और FAQs के जो पेजेस हैं वो जुड़ते हैं और वो इस न्यूज़पेपर को काफ़ी इंपॉर्टेंट बना देते हैं। सो मूव करते हैं डायरेक्टली 7th पेज पे और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसको डिस्कस करेंगे। मोस्ट टूरिस्ट स्पॉट्स इन जम्मू एंड कश्मीर हैव बीन रीओपन्ड, सेज CM उमर अब्दुल्ला। इन्होंने यहाँ पे कहा है कि ज़्यादातर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इसको रीओपन कर दिया गया है। आप यहाँ पे विजिट कीजिए और यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं वो अपना लाभ उठा सकते हैं। ओके, मोस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन जम्मू एंड कश्मीर हैव रीओपन्ड। द गवर्नमेंट इज टेकिंग ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस टू इनकरेज मोर पीपल्स टू विजिट फॉर हॉलीडेज एंड फिल्म शूटिंग, जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला सेड ऑन सैटरडे। इन्होंने सैटरडे के दिन एक स्टेटमेंट में यहाँ पे कहा कि ज़्यादातर टूरिस्ट डेस्टिनेशन को ओपन कर दिया गया है और गवर्नमेंट यहाँ पे सारे नेसेसरी प्रिकॉशंस ले रहे हैं ताकि यहाँ पे लोगों को इनकरेज किया जा सके, अपने हॉलीडेज यहाँ पे आप स्पेंड कर सकते हैं। होप आप सभी को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, 8th पेज पे मूव करते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मोदी लॉर्ड्स सुशीला कर्की, नेपाल्स फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। Prime Minister Narendra Modi on Saturday congratulate Sushila Karki who sworn in as first woman Prime Minister of the Nepal। आप सभी को कल के दिन मैंने इस न्यूज़ के बारे में बताया था तो इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे ये सारे जो चेंजेस हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। वहाँ की सरकार गिर गई है, नए सरकार बने हैं क्योंकि प्रेसिडेंट ने जो पार्लियामेंट है उसको क्या कर दिया? डिसॉल्व कर दिया और नए सरकार को बनाने की तैयारी है। साथ ही साथ मैंने आप सभी को कल ये भी बताया था कि कैसे वहाँ पे
2026 में मार्च में इलेक्शंस होंगे। तो ये सारी चीज़ें कल ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखी हैं। तो अगर आप लोगों ने कल का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, जाके आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द 9th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। कंफ्यूजन ओवर क्लियरेंस फॉर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट परसिस्ट। अभी भी इसको लेके जो कंफ्यूजन है वो परसिस्ट कर रहा है, वो एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों? इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है, तो ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। 81,000 करोड़ के आसपास का ये प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। इसके अंदर क्या क्या बनाया जाएगा? ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जाएगा, एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे, पावर प्लांट्स बनाए जाएंगे एंड टाउनशिप प्लानिंग इसके अंदर की जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो केस इसके ऊपर चल रहा है वो ये है कि यहाँ पे जो ट्राइबल्स लोग रह रहे हैं उनके जो राइट्स हैं वो यहाँ पे सही तरीके से नहीं उसको शेड्यूल किया गया है, मतलब कि सही तरीके से रिजॉल्व नहीं किया गया है। ऐसा यहाँ पे केस इनके ऊपर फाइल किया गया है, इसलिए ये जो प्रोजेक्ट है ये अब तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है। ओके, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। मंथ बिफोर सीकिंग अ रिपोर्ट from the Andaman and Nicobar Island Administration on alleged violation of forest right while executing 81,000 crore Great Nicobar Project Island Development and Infrastructure Project, the Tribal Affairs Minister had told a bench on Calcutta High Court that it should be dropped as a party in a petition that challenged the project clearance on the same ground। ठीक है, तो फॉरेस्ट क्लियरेंस यहाँ पे नहीं हुआ है। फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेके जो फॉरेस्ट राइट्स है उसको लेके जो यहाँ पे केस चल रहा है वो अभी भी क्लियर नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैक्चुअल रिपोर्ट की मांग की थी जो कि अब तक यहाँ पे दी नहीं गई है। होप आप सभी को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। डिस्पाइट लॉ स्ट्रेंथ ऑफ डिसेबल यूनियन गवर्नमेंट स्टाफ इज नॉट राइजिंग सेज डाटा। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, देखिए बहुत सारे रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं। इवन 2016 में रिजर्वेशन पॉलिसी के थ्रू यहाँ पे जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन बढ़ाया गया, 3% से 4% कर दिया गया। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट स्टाफ्स हैं, यूनियन गवर्नमेंट स्टाफ्स के जो डाटाज हैं उसमें आप देखेंगे कि 1.1% से ज़्यादा इनको अकाउंटिंग नहीं मिल पाता है। ओके, people with disabilities have never accounted for more than 1.1% of union government employee in the decade since the Rights of Person with Disability Act came into the force in 2016, despite law increasing the reservation for them from 3% to 4%। ओके, तो 3% से जो रिजर्वेशन है इसको बढ़ा के 4% किया गया, बट स्टिल आप देखेंगे यहाँ पे इनके जो स्टाफ्स हैं इसमें 1.1% से बढ़ोतरी नहीं हुई है, मतलब 1.1 या तो उससे नीचे ही रहा है। होप आप सभी को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। बिजनेस सेक्शन में अबाउट 60% ऑफ इंडियाज आउटवर्ड एफडीआई गोज टू टैक्स हेवन। ओके, तो जो टैक्स हेवन कंट्रीज हैं जैसे कि सिंगापुर, मॉरिशस, यूएई, नीदरलैंड, यूके, स्विट्जरलैंड, तो हमारे जो यहाँ पे बहुत सारे इंडियन फॉर्म्स हैं, लगभग 60% इंडियन आउटवर्ड्स जो हमारा एडीआई है, सॉरी एफडीआई है, वो कहाँ जाता है? टैक्स हेवन कंट्रीज में जाता है, जिसमें 22% सिंगापुर में जाता है। अबाउट मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, ठीक है, एग्जैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग परसेंटेज में लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। 22.6%, मॉरिशस में 10.9%, यूएई में 9.1%, नीदरलैंड में 5.3%, यूके में 4.7%, स्विट्जरलैंड में 2.2% और अदर लो टैक्स कंट्री में 0.9%। तो इंडियन कंपनीज आर इंक्रीजिंगली लेवरेजिंग लो टैक्स जुरिडिक्शन अब्रॉड टू चैनल देयर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन अ बिड टू इंक्रीज देयर ग्लोबल प्रेजेंस। अपने ग्लोबल प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए ये ऐसा यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, तो इनका इन्वेस्टमेंट इन कंट्रीज में आप देख सकते हैं कितना है। होप आप सभी को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। यहां पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द साइंस सेक्शन। ओके, पेशेंट परसेप्शन ड्राइव फ्रिवोलस एंटीबायोटिक यूज इन इंडिया। ओके, देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे पेशेंट के जो परसेप्शन है उनको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है, इट इज आज के डेट में इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग ग्लोबल हेल्थ थ्रेट ऑफ 21st सेंचुरी। ओके, 21 सेंचुरी का ये अब तक का मोस्ट ग्लोबल थ्रेट है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इट ऑलरेडी काउजिंग मोर देन 5 मिलियन डेथ्स इन अ ईयर, मतलब कि इसकी वजह से आप देखेंगे हर साल 5 मिलियन जो लोग हैं वो यहाँ पे डेथ का शिकार हो जाते हैं। अ मेजर ड्राइवर इज द ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, इसके पीछे का जो मेजर ड्राइवर बताया जा रहा है, इसके पीछे का जो मेन रीजन बताया जा रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों की डेथ हो जाती है, ये एंटीबायोटिक का ज़्यादा यूज़ करना। ओके, कोई भी मतलब बीमारी हो गया, कोई भी प्रॉब्लम हुई, तुरंत जाके दवाई ले लेना,
दिस द वेरी इंपॉर्टेंट इशू। आज के डेट में मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग किसके ऊपर टिके हुए हैं, दवाइयाँ के ऊपर। नहीं करना है ऐसा, इग्नोर कीजिए इस चीज़ को। फीवर आता है, थोड़ा सहना है, बॉडी को आप अपने उस हिसाब से बनाइए, ठीक है। इम्यून जो आपका सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए ताकि आपकी जो बॉडी है, आपके जो डिजीज़ है उससे लड़ सके। सर्दी जुकाम हो गया, तुरंत जाके दवाई ले लिए, नहीं कीजिए ऐसा। रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से बहुत ज़्यादा लोग अपनी जानें गंवाते हैं, ओके। और इसका एक मेजर ड्राइवर मैंने आप सभी को बता दिया, ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज़ करना, एक लिमिट में पानी भी सेहत के लिए जो होता है ना, लाभदायक होता है। लेकिन अगर आप पानी का भी मात्रा अगर एक दिन में बढ़ा दें, ठीक है, तो भी आप देखेंगे आपके जो शरीर है उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे ये दवाइयाँ हैं, ये दवाइयाँ ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम करती हैं शरीर में। और ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा एक्यूट है किन कंट्रीज़ में, लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में। इंडिया इन पर्टिकुलर issue more than 500 million antibiotic prescription usually in a private sector alone, ठीक है। तो ज़्यादातर इंडिया में आप देखेंगे कि जो एंटीबायोटिक का जो प्रिस्क्रिप्शन मिलता है वो कहाँ से ज़्यादातर आता है, ये प्राइवेट सेक्टर से आता है। ऑल्दो मोस्ट केसेस ऑफ चाइल्डहुड डायरिया आर वायरल एंड शुड बी ट्रीटेड विथ ORS एंड जिंक, ठीक है। तो ज़्यादातर देखिए जो चाइल्डहुड जो केसेस होते हैं, डिजीज़ होते हैं, उनको ORS और जिंक्स के थ्रू यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। बट स्टिल 70% ऑफ द केसेस आर स्टिल ट्रीटेड विथ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं इंडिया में भी 70% जो केसेस हैं वो एंटीबायोटिक्स के थ्रू ट्रीट किए जाते हैं या फिर सही किए जाते हैं। होप आप सभी को यह आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। इन अ न्यू स्टडी इन साइंस एडवांस एन इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्च इंक्लूडिंग फ्रॉम IIM Bangalore and NGO named NEE Nirman and in New Delhi studied 2282 प्राइवेट प्रोवाइडर्स इन कर्नाटका एंड बिहार, ठीक है। तो लगभग इतने जो प्राइवेट प्रोवाइडर्स हैं इनकी स्टडी की गई है IIM बेंगलोर और एक NGO है जिसका नाम है निर्मन, जो कि न्यू दिल्ली में स्टैब्लिश है। इनके द्वारा इनको यहाँ पे एसेस किया गया, स्टडी किया गया। फर्स्ट दे एसेस नॉलेज थ्रू हाइपोथेटिकल केस ऑफ वायरल डायरिया, ठीक है। तो इन्होंने पहले इसका नॉलेज किया। देन दे यूज स्टैंडर्डाइज पेशेंट ट्रेंड एक्टर पोजिंग एज अ केयर टेकर टू ऑब्जर्व रियल प्रिस्क्राइबिंग बिहेवियर्स, ठीक है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे देखा कि स्टडीज जो पेशेंट्स हैं उनका यूज़ यहाँ पे उनका यहाँ पे स्टडी किया गया और यहाँ पे उनका स्टडी करके उनका जो यहाँ पे बिहेवियर है, प्रिस्क्राइबिंग बिहेवियर, उसमें उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश की गई। बाद में आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे एंटीबायोटिक का यूज़ करते हुए दिखे और उसकी वजह से आप देखेंगे केसेस जो है इंडिया में वो तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। होप आप सभी को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द FAQ सेक्शन। हाउ हैज़ Gen Z फोर्स चेंज इन नेपाल। देखिए इस स्टोरी को हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर रखा है, हालांकि इसका मैं एक शॉर्ट कंक्लूजन आप सभी को दे देता हूं। 4 सितंबर 2025 को नेपाल में क्या हुआ, सोशल मीडिया बैन कर दिया गया नेपाल सरकार के द्वारा, जिसमें 26 मेजर सोशल मीडिया को इंक्लूड किया गया था, जिसमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे मेजर बड़े प्लेटफॉर्म थे। उसके बाद आप देखेंगे कि 7 या 8 सितंबर तक प्रोटेस्ट अच्छे से चल रहा था, पीसफुल चल रहा था। बाद में आप देखेंगे 8 सितंबर के बाद ये जो प्रोटेस्ट है ये वायलेंट हुआ और इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बवाल मच गया। ओके, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को अटैक किए गए, जिसमें पार्लियामेंट्स हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट है, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस कॉम्प्लेक्स है। ओके, लोकल मीडिया के जो वहाँ पे घर थे, हेडक्वार्टर्स थे, उनको यहाँ पे जलाया गया। पॉलिटिशियन के जो होम्स थे उनको जला दिया गया। ओके, जो वहाँ पे जेल में कैदी यहाँ पे मतलब रखे गए थे उनको वहाँ पे फ्रीड कर दिया गया, निकाल दिया गया। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हुई। उसके बाद आप देखेंगे कि अगले दिन ही सरकार ने क्या किया, उस जो बैन को यहाँ पे लगाया था उसको रिवोक कर लिया, हटा दिया। बट स्टिल आप देखेंगे वहाँ पे बैन अभी भी है, मतलब वहाँ पे बैन नहीं, वहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो अभी भी चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि सरकार को खिलाफ यहाँ पे जो करप्शन हुआ, सरकार ने जो यहाँ पे करप्शन किया, लोग मानती है कि वो करप्शन अब वो नहीं टॉलरेट कर सकते हैं। ओके, और करप्शन ना सही, आप बहुत सारे और रीज़न है। पहला तो सोशल मीडिया बैन जो कि एक इमीडिएट कॉज था, दूसरा करप्शन, तीसरा नेपोटिज्म, चौथा यूथ के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट, पांचवा पॉलिटिकल अनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से यहाँ की जो जनता है वो रोड पे आ गई और यहाँ पे मैसिव अमाउंट में प्रोटेस्ट की, जिसकी वजह से यहाँ की सरकार गिरी और नई सरकार अभी यहाँ पे सामने है आपके। ओके, और नई सरकार के तौर पे PM किसको अपॉइंट किया गया है? सुशीला कर्की जी को अपॉइंट किया गया है, आप सभी को पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखी हैं, तो इस आर्टिकल में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप सभी को मुझे ये बताना है बस इस आर्टिकल में कि प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल ने अपॉइंट किया है सुशीला कर्की जी को
एज पर आर्टिकल 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन साइटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में इनको अपॉइंट किया गया है, यह आप सभी को पता होना चाहिए, जो कि मैंने आप सभी को बताया। होप आप सभी को यह आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। व्हाट आर फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स न्यू पावर। देखिए, फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट इनको पावर दी गई है। ओके, यूनियन होम मिनिस्टर्स ने यहाँ पे रिसेंटली नोटिफाई किया है रूल्स, ऑर्डर एंड एग्जेम्पशन ऑर्डर्स विच मेड द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर एक्ट 2025 ऑपरेशनल। ओके, इस 2025 में जो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर एक्ट है उसको यहाँ पे ऑपरेशनल बनाते हैं यूनियन होम मिनिस्ट्री के नए रूल्स, ऑर्डर एंड एक्सेप्शन ऑर्डर्स। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। पार्लियामेंट ने पास किया द लेजिस्लेशन टू रेगुलेट ऑल मैटर रिलेटेड टू फॉरेनर एंड इमिग्रेशन इन अप्रैल। ठीक है, तो इस एक्ट को अप्रैल में पास किया था पार्लियामेंट ने, ताकि यहाँ पे जितने भी फॉरेनर्स और इमिग्रेशन हो रहे हैं इसको रेगुलेट किया जा सके। ओके, इट रिपील्ड एंड रिप्लेस सेवरल लॉज, जैसे कि पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर एक्ट 1939, फॉरेनर एक्ट 1946, द इमिग्रेशन कैरियर लायबिलिटी एक्ट 2000। ठीक है, तो बहुत सारे जो एक्ट्स हैं उनको यहाँ पे रिपील्ड और रिप्लेस करने का काम करेगा ये इमिग्रेशन और फॉरेनर एक्ट 2025 का। ये इंपॉर्टेंट है, इस पैराग्राफ को लिख लीजिएगा। ओके, आंसर राइटिंग में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। नाउ व्हाट आर द रैशनल। द गवर्नमेंट सेड इन अ न्यू लेजिस्लेशन वाज रिक्वायर्ड टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी एंड ओवरलैपिंग ऑफ द लॉज ऑन पासपोर्ट्स और अदर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स इन रिस्पेक्ट टू द पर्सन एंटरिंग एंड एक्सिस्टिंग फ्रॉम इंडिया। ओके, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है कि ये यहाँ पे किस चीज़ को अवॉइड करेगा, मल्टीप्लिसिटी को अवॉइड करेगा और ओवरलैपिंग ऑफ लॉस को यहाँ पे प्रिवेंट करने का काम किया जाएगा। ओके, जो पर्सन इंडिया से जा रहा है, इंडिया में आ रहा है या फिर इंडिया में ऑलरेडी है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई करने का काम करेगा सही तरीके से। मान लीजिए अगर कोई भी इंसान इंडिया में रह रहा है बट उसके पास पासपोर्ट वीज़ा नहीं है, तो वो इलीगल तरीके से रह रहा है, सीधी सी बात है। ठीक है, वो इलीगल तरीके से रह रहे हैं, तो उसी चीज़ को यहाँ पे फाइंड करना है सरकार को। दो मोस्ट प्रोविजंस इन द न्यूली नोटिफाइड रूल्स, ऑर्डर एंड एक्सेप्शन ऑर्डर्स वेयर देयर इन द पास्ट नोटिफिकेशन, सर्टेन न्यू क्लॉजेस एंड कंडीशंस हैव बीन एडेड कंसीडरिंग द वास्ट चेंजेस दैट हैव अकर्ड आफ्टर द ओरिजिनल प्री इंडिपेंडेंस एक्ट केम इनटू एक्सिस्टेंस। ओके, होप आप सभी को यह आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे ये जो पैरा है ना, ये इंपॉर्टेंट पैरा है, इसको यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिएगा, साथ ही साथ लिख लीजिएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम द रूल्स लीगली डेजिग्नेट द ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन। ओके, तो इस रूल से हमें क्या मिला, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन मिला, जिसका मेन काम क्या है, टू एग्जामिन केसेस ऑफ इमिग्रेशन फ्रॉड। ठीक है, फ्रॉड इमिग्रेशन के केसेस को एग्जाम करना एंड कोऑर्डिनेट विद स्टेट्स टू आइडेंटिफाई, deport or restrict the movement of foreigner and collect and maintain the immigration database among others। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है, इनका काम क्या है, इमिग्रेशन फ्रॉड को एग्जामिन करना, साथ ही साथ स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करना, टू आइडेंटिफाई करने में, डिपोर्ट करने में और रिस्ट्रिक्ट करने में किसकी, फॉरेनर्स की मूवमेंट को, एंड कोलेट एंड मेंटेन द इमिग्रेशन डाटा। ठीक है, इमिग्रेशन डाटा को मेंटेन करना और कोलेट करना इनका काम है, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। दो द BOI अर्लियर ऑल्सो परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस। ठीक है, तो ये देखिए ऐसा नहीं है कि इनके इसी रूल में ये कुछ फंक्शंस को एक्सप्लेन किया गया है, पहले भी ऐसे कुछ फंक्शंस ये यहाँ पे लाई करते थे इनके ऊपर। इट्स रोल वाज रेगुलेटरी नॉट मेंशन इन द लॉ। ठीक है, तो इनको रोल उस टाइम पे क्या थे, रेगुलेटरी थे, लॉ में मेंशन नहीं किए गए थे। In another first, the rules inserted legal provision for the recording of biometric information of all foreigners। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके थ्रू ये भी प्रोविजंस दिए गए इस लॉ के थ्रू कि जितने भी फॉरेनर्स हैं उन सभी के बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाएंगे। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिएगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे इन्फॉर्म करना पड़ेगा फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में अबाउट ऑल फॉरेन स्टूडेंट्स एंड इवन प्रोवाइड सेमेस्टर वाइज एकेडमिक परफॉर्मेंस समरी सच एज अटेंडेंस डिटेल एंड जनरल कंडक्ट रिपोर्ट। वाइल अर्लियर द civil authorities could direct to shut down any premises such as resort, clubs or entertainment place if it was frequented by foreigners who are undesirable, involving in crime, member of unlawful groups, and the new rules are add illegal immigrants in the list too। ओके, देखिए यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए इन्होंने यहाँ पे रूल्स निकाला है। इन्होंने यहाँ पे कहा कि जो भी आपके फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप क्या कीजिए, फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में उनके इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कीजिए, सेमेस्टर वाइज एकेडमिक परफॉर्मेंस, साथ ही साथ आपके जो अटेंडेंस डिटेल हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे स्टूडेंट्स के दीजिए, ताकि यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन ना हो। होप आप सभी को ये लाइन क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे आप सभी को इस पैरा में आना है
इस पैरा को समझना है। फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स सो फार इज यूनिक टू असम, ठीक है, तो ये इट इज़ वेरी मच यूनिक टू असम विच हैव बीन गिवन पावर टू द फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है, तो ये इनको उतना पावर दिया जाता है जितना एक फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को दिया जाता है। इट पेव द वे टू सेंड अ पर्सन टू अ डिटेंशन और होल्डिंग सेंटर इफ सी और ही is fail to produce any proof document that they are not a foreigners, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन यहाँ पे फेल्ड हो जाता है कि वो प्रूफ नहीं दे पाता है कि वो फॉरेनर नहीं है, तो यहाँ पे उसके खिलाफ यहाँ पे एक्शन लिया जा सकता है। साथ ही साथ इनको ये इतना पावर दिया गया है कि वो अरेस्ट वारंट भी इशू कर सकते हैं टू दैट इंडिविजुअल, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू द असम होम्स डिपार्टमेंट there are 11 illegal migrant determination tribunals in the state which are converted to tribunal after the Supreme Court। तो असम में यहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई हैं। 11 जो आपके इलीगल माइग्रेंट जो आपके डिटर्मिनेशन ट्रिब्यूनल्स हैं ये असम में कन्वर्ट कर दिए किसमें, ट्रिब्यूनल्स में, आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट स्क्रैप्ड इलीगल माइग्रेंट डिटर्मिनेशन ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1983 इन 2005, ठीक है, तो 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को क्या कर दिया, हटा दिया, ओके, और इन सारे जो ट्रिब्यूनल्स इन सारे जो यहाँ पे मैनेजमेंट और डिटर्मिनेशन ट्रिब्यूनल्स हैं इनको यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया ट्रिब्यूनल्स में, ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, इसको लिख लीजिएगा। लगभग 100 से ज़्यादा यहाँ पे फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स करंटली ऑपरेशनल है असम में, ओके, अ टोटल नंबर ऑफ 100 फॉरेन ट्रिब्यूनल्स इज करंटली ऑपरेशनल इन असम। द नंबर ऑफ FT foreign tribunals were enhanced after National Register of Citizens published in 2019 in Assam in order to on the order of the top courts, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन हुआ, NRC हुआ, उसके बाद से जो FTs के जो नंबर हैं उसको वहाँ पे इन्हेंस कर दिए, ओके, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। होप आपको ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। तो जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स हैं उनको बहुत पावर दी गई है, वो अगर मान लीजिए कोई सिटीजन यहाँ पे फेल हो जाता है कि ये बता पाने में कि वो फॉरेनर नहीं है, ओके, और उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इतना इनको पावर दिया गया है कि उस इंडिविजुअल के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट भी निकाल सकते हैं। होप आप सभी को यह आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।